नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के इतिहास का ये एक अहम पड़ाव है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका है। 100 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर में एक साधारण शाखा से प्रारंभ हुआ यह संगठन आज भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कैसे, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई है, जो एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल की जो यात्रा है, उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में। हितेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजर के फॉर्मर एडिटर डॉक्टर शेषाद्रीचारी जी से। शेषाद्रीचारी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आरएसएस की 100 साल की जो स्थापना है, जो शताब्दी वर्ष है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। संघ आज देशों विशाल हुआ है। देश के कोने कोने में संघ का कार्य फैला हुआ है। देश के किसी भी सीमा के छोर पर आप जाएंगे, वहां कोई ना कोई एक संघ के स्वयंसेवक मिल जाएगा। देश के किसी भी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, गाड़ी में 2-4 कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिल ही जाएंगे।
मेरे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का यही नित्य का अनुभव है। संघ कार्य देशों विशाल हुआ है। संघ के कार्यकर्ता के कार्य और संघ के कार्य को देखते हुए समाज संघ को जानता है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज को संगठित करने के उद्देश्य से पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में संघ का प्रारंभ किया, ये सब जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात भी कही थी, मैं कोई नया कार्य नहीं कर रहा हूं, पद्धति नहीं है, तंत्र नया है। इन कार्य इस देश के अंदर सदियों से जिस प्रकार समाज जागरण करने का, धर्म की रक्षा करने के, व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक और पारमार्थिक जीवन में उनकी उन्नति होने के लिए कई लोगों ने जो कार्य किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के विचार, इसी दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ किया। जाहिर तौर पे संघ की जो 100 साल की यात्रा है, जो शताब्दी वर्ष है, उसके कई पहलू हैं, कई मायने हैं, कई पड़ाव हैं इसके, उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शेषाद्रिचारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि संघ की ये पूरी यात्रा जो है 100 साल की, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है इस यात्रा का? क्या मायने हैं इस यात्रा के, जिस 100 साल की हम बात कर रहे हैं? देखिए, संघ की जो 100 साल की पूरी यात्रा है उसमें जो 1925 में संघ ने अपने सामने रखा था, लक्ष्य रखा था, एक परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को एक परम वैभव की स्थिति तक ले जाना। अब परम वैभव क्या है? परम वैभव मतलब केवल आर्थिक वैभव नहीं, परंतु सभी प्रकार की सर्वांगीण उन्नति, राष्ट्र का सर्वांगीण उन्नति, ये संघ का लक्ष्य है। इसके लिए संघ ने 2 रास्ते अपनाए। उन्होंने कहा कि 2 प्री कंडीशन है। ऐसा नहीं कि एन के न प्रकार न परम वैभव हो जाएगा, कोई जादू टोना करके परम वैभव करना ये संघ का माध्यम नहीं था। संघ ने अपने प्रार्थना में भी इस विषय को कहा है कि अस्य विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, धर्म का संरक्षण करना और संगठित कार्यशक्ति निर्माण करना, ये 2 प्री कंडीशन है जी। ये 2 प्री कंडीशन जब पूरे होंगे तब परम वैभव हम साकार करेंगे, ये संघ ने कहा। उसके लिए मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण के आधार पर राष्ट्र निर्माण। जब तक व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना पैदा नहीं होती है, और ये भावना पैदा होना कि ये समाज मेरा है और मैं इस समाज का हूँ, इस प्रकार के एक भावना व्यक्तियों में निर्माण करना, ये संघ का कार्य है। और उसके लिए संघ ने एक ही तरीका अपनाया, शाखा, दैनंदिन शाखा जी। तो ये है। इसलिए इसमें 100 वर्षों को आप अगर देखेंगे जी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जी बिल्कुल। शाखा का क्या महत्व है, इसे भी मैं समझने की कोशिश आपसे करूंगा। लेकिन अगर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, जो ये यात्रा है संघ की, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की, हितेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि विजयदशमी के दिन 100 साल पहले संघ की स्थापना संयोग नहीं था। क्या था, क्या उद्देश्य था? देखिए, आपको दर्शकों को ये जानकर कुछ लोगों को आश्चर्य भी हो सकता है कि विजयादशमी पर 100 वर्ष हो रहे हैं स्थापना के, ठीक है, मगर उस विजयादशमी से भी 6 महीने पहले संघ कार्य शुरू हो गया था, संघ बन गया था। ये सही है कि काम पहले शुरू हुआ, नामकरण 6 महीने बाद हुआ। तो जो संघ में आज भी दिखता है कि नाम पीछे रहेगा भैया, काम आगे रहेगा, तो ये उसकी स्थापना के समय बीज पड़ा हुआ है। और 3 नाम थे अलग अलग, आपको कि एक नाम पर चर्चा हुई कि इसका नाम क्या भारतोद्धारक मंडल हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो सकता है। सबसे ज़्यादा मत था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखना चाहिए, वही नाम रखा। नाम क्या होगा इसका कोई महत्व नहीं था। फिर अभी जो बात हो रही थी, संघ की प्रार्थना बताती है कि वास्तव में ये काम होगा कैसे। ये काम मेरा नहीं है, इसलिए खुद को पीछे रख के करना है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटिहम, मतलब ये देश का काम है, भारत माता का काम है, उनका काम करने के लिए बद्धा कटिहम, मतलब कमर कस के हम तैयार हैं भारत माता का काम करने के लिए, अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है।
और दूसरी बात कि इस काम में अड़चन बहुत है, संसाधन संपन्नता ऐसा नहीं होगा। स्वयं स्वीकृतम कंटकाकीर्ण मार्गम, ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है, अड़चनों से भरा हुआ रास्ता है, दिक्कत बहुत सारी आएंगी, मगर ये रास्ता हमने खुद चुना है। इस संकल्प की जब बात रोज स्वयंसेवक करते हैं तो व्यक्ति निर्माण होता ही है कि एक तो मेरा काम नहीं है और इन अड़चनों के बीच में से निकलने का संकल्प मैंने लिया। अंत में बोलते हैं भारत माता की जय। तो ये उसी भारत माता की जय के मैं कहूँगा उस संकल्प के 100 वर्ष हैं। और एक प्रसुप्त भाव हमेशा से था इस देश में, राष्ट्र प्रेम, और कहीं दुनिया में नहीं मिलता। आपको ऐसे बहुत सारे नाम नहीं मिलेंगे कि देश के नाम पर, स्थान के नाम पर लोगों के नाम होते हों। कोई जयपुरिया है, कोई अमरोही है, कोई और अलग अलग नाम मिलते होंगे। क्यों? अपनी जन्मभूमि से प्यार है। तो इस सारी जन्मभूमि से प्यार का जो प्रसुप्त भाव था, उसके जागरण का काम, उसको जगाने का काम संघ ने इन 100 सालों में किया है, और वही चारों दिशाओं में हर तरफ दिखाई देता है। जी शेषाद्री जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक सवाल ये कि जिस समय संघ की स्थापना की गई, भारत गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उद्देश्य था उसमें, उस समय संघ की स्थापना का? देखिए डॉक्टर जी वैसे सामाजिक काम से जुड़े थे, राजनीतिक काम से भी जुड़े थे और कांग्रेस से भी जुड़े थे। और जैसे जैसे कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ न कुछ होता था, उन सभी चीज़ों में वो भाग लेते थे। जंगल सत्याग्रह में भाग लिया, संघ की स्थापना के बाद जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। लेकिन ये सब करते समय वो ये भी सोचा करते थे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम परतंत्र हुए क्यों? क्या हम में ऐसी ताकत नहीं है इसलिए परतंत्र हुए? हमारी शक्ति नहीं है इसीलिए परतंत्र हुए? शत्रुओं की ताकत हमसे अधिक था इसीलिए हम परतंत्र हुए? ऐसा नहीं है। तो उन्होंने हमारे परतंत्र का जो इतिहास देखा तो ये देखा कि हम पर जिन लोगों ने आक्रमण किया, फिर वो मुग़ल हो या तुर्क हो या अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, डच हो, पोर्तुगीज़ हो, ये सब हमारी लोक संख्या के तुलना में बहुत कम थे। एक मुट्ठी भर लोगों ने हम पर राज्य किया। तो ये क्यों किया? ये इसीलिए नहीं किया कि उनकी ताकत ज़्यादा थी, इसीलिए हुआ कि हमारी ताकत कम, मतलब हमें एकता नहीं है, इसलिए हमें एक होना चाहिए। अगर हमें एक होना चाहिए तो कैसी बाधाएं हैं जो हमें एक होने से रोक रही हैं? तो उन सभी बाधाओं को दूर करना और एक विशाल आइडेंटिटी, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, ऐसे जो आइडेंटिटीज़ हैं, उन सभी आइडेंटिटी से ऊपर उभर कर एक राष्ट्रीय आइडेंटिटी यानी कि हिंदुत्व की आइडेंटिटी हमें चाहिए। इसीलिए एक ब्रॉड या जिसको हम विशाल आइडेंटिटी कहेंगे वो देने की कोशिश डॉक्टर जी ने किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम क्या हैं, कौन है, इसका जो परिचय है वो एक छोटा लकीर है। उस लकीर को मिटाने के बजाय उससे एक बड़ी लकीर हम खींचेंगे। हम हिंदू हैं, हमारी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। इसके आधार पर अगर हम संगठित होंगे, सभी प्रकार की जाति, भाषा और इन सभी भेदभाव से ऊपर उठकर हम एक हैं, इस प्रकार की भावना अगर हम में आ जाएगी तो हम शक्तिशाली होंगे। इसीलिए शक्ति संगठन में ही शक्ति है, इसका आधार बनाकर शाखा का उन्होंने शुरुआत की, शाखा का तंत्र उन्होंने शुरुआत किया। शुरू में लोगों को लगता था कि क्या होने वाला है, 4-5 बच्चे, 10-15 बच्चे इकट्ठा आ रहे हैं, खेल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ तक कहा। लेकिन बाद में अभी अगर हम 100 साल के बाद अगर देखते हैं तो केवल इस विषय के आधार पर, इस विचार के आधार पर और इस तंत्र के आधार पर संघ का इतना बड़ा फैलाव है। जी बिल्कुल। और संघ की जो शाखाएं हैं वो व्यक्ति निर्माण की यज्ञवेदी हैं। हितेश जी, यज्ञवेदी हैं संघ की शाखाएं। संघ की शाखाओं का महत्व क्या है और संघ की शाखाओं को लेकर अक्सर सवाल भी उठते हैं कि होता क्या है, करते क्या है? देखिए आज देश में, मैं थोड़ी सी फैलाव की बात करूं, एक छोटी सी शाखा आपके मोहल्ले में आपको दिखाई दे सकती है, मगर वो शाखा अकेली नहीं है। ऐसी बहुत सारी शाखाएं समाज में संस्कार का,
चेतना का, राष्ट्रभाव का एक संचरण कर रही हैं, एक प्रसार कर रही हैं, स्पंदन पैदा कर रही हैं। देश में 922 करीब जिले हैं और आज अगर देखें तो 98% या इससे अधिक हिस्सों में संघ का कार्य इन शाखाओं के माध्यम से चल रहा है और करीब करीब 70-75 हज़ार के आसपास ये शाखाएं हैं। उसके बाद मिलन केंद्र हैं और गतिविधियां हैं। तो ये सब होता क्या है कि एक व्यक्ति जब एक काम के लिए रोज आता है तो अपने दिन को वो अनुशासित करता है, नियमित करता है, अपने आप पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है और मन में संकल्प भी पक्का करता है। तो व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को जिस संकल्प के लिए तैयार होना है वो भी होता है, मगर वहां जाकर जब सब काम करते हैं तो मेरा कुछ नहीं है, सबके साथ मिलकर जो करना है वो क्या चीज है। तो व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है और संगठन के साथ, समन्वय के साथ, सबके साथ कदम ताल का अभ्यास होता है। ये दो चीज़ों का काम ये शाखाएं करती हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे, देश के अलग अलग विषयों पर जो तत्कालीन है उस पर चर्चा कर रहे होंगे, कोई उनसे बड़ा आयु में उनको समझा रहा होगा कि ये कैसी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय विषयों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में, इस देश की धरोहर के बारे में, इस देश की ज्ञान परंपरा के बारे में अगर हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी और हमारी पिछली पीढ़ी उन्हें बताएगी नहीं तो ये समाज अपने आप को संभालेगा कैसे। ये गतियाँ बहुत तेज हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो किया वो एक दूरदृष्टि का परिणाम है। उस समय पर लोग कहते थे कि डॉक्टर बन गए, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, अब अपना डिस्पेंसरी खोलेंगे, क्लिनिक खोलेंगे, अपना काम करेंगे। जिस समय शुरू किया तो लोगों को, बहुत सारे लोग उलाहना देते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे डॉक्टर का दिमाग चल गया, ये कर क्या रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ। फिर कुछ लोगों को लगता था कि ये जिम है, ये व्यायामशाला है। ये व्यायामशाला नहीं है, एक डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज करता है। डॉक्टर साहब ने ऐसी डिस्पेंसरी खोली कि पूरे समाज का इलाज उससे हो रहा है। जी, ये शाखा है। देखिए, शाखा का महत्व कैसा है कि संघ के हमारे अधिकारी अक्सर कहा करते हैं कि एकत्र आना ये आवश्यक है। लोग खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, हम इकट्ठा होने के लिए खेलते हैं, इसलिए इकट्ठा होना ये हमारा महत्व है। जी। इसका एक उदाहरण है, इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें उस समय तत्कालीन सरसंघ चालक जो थे बाला साहेब देवरस थे और उनके साथ माधवराव मुळे जी भी थे। तो उस समय एक बात ऐसी फैली थी कि कांग्रेस ने कहा था कि हम भी शाखा शुरू करेंगे। तो लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस ने सोचा है कि शाखा शुरू करेंगे, तो क्या आपको लगता है वो यशस्वी होंगे? आपको क्या लगता है? तो बाला साहेब देवरस ने कहा कि अच्छी बात है, अगर वो दैनंदिन शाखा लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो फिर उनको ये पूछा कि क्या वो यशस्वी होंगे? तब उन्होंने कहा कि देखिए, हम दोनों, मतलब मैं, बाला साहेब देवरस और माधवराव मुळे, हम बाल स्वयंसेवक थे जब शाखा में जाते थे। आज इनके बाल नहीं है और मेरे बाल पक गए, आज भी शाखा में जाते हैं। जी। अगर इतनी निष्ठा के साथ रोज शाखा में जाएंगे तो यशस्वी होंगे। कह सकते हैं कि संघ की शाखा जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति निर्माण का काम करती है और जो संघ की शाखा में संस्कार निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का काम होता है, वही समाज के काम को, राष्ट्र के काम को, राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाता है। लेकिन कई सवाल है तेज जी, संघ की भूमिका को लेकर भी हैं, संघ की कार्य पद्धति को लेकर भी हैं। एक सवाल आता है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो 1947 से पहले था, संघ की भूमिका क्या थी? दूसरा, महात्मा गांधी जी के साथ रिश्तों को लेकर या उनको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो बोला कि एक तो स्वतंत्रता आंदोलन, जी, उस आंदोलन में खाली कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ हुआ हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की स्थापना तो खुद अंग्रेजों ने की थी, अपने हित पोषण के लिए की थी, और उसमें भी सिर्फ एक कालखंड को देखना कि आज़ादी की लड़ाई इस समय हुई थी। अगर ऐसा हुआ था तो फिर आपको रानी झांसी भी छोड़नी पड़ेगी, आपको बाकी और लोग भी छोड़ने पड़ेंगे, तात्या भील भी छोड़ने पड़ेंगे, बाकी सारे लोग जो एक लंबा संघर्ष है। ये आपको ये भूलना पड़ेगा कि हमारे ऊपर डच और जो पुर्तगाली थे उन लोगों ने भी आक्रमण किया था। क्या वो आप स्वीकार कर सकते हैं? इस्लामी आक्रमण को आप अस्वीकार कर सकते हैं? तो जो स्वतंत्रता है उस संघर्ष की पहले तो आपको टाइमलाइन फ्रेम सही करना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं जाता है, मगर गांधी जी का महत्व इसलिए है कि पूरे देश को
जागृत करना और चरखे के रूप में एक अमोघ प्रतीक दे देना, वो बनाकर सारे देश को जगाने का काम उन्होंने किया। अब मैं कहता हूँ कि जो लोग संघ के आलोचक हैं, जो कहते हैं कि कुछ योगदान नहीं रहा, तो गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन हुए। एक हुआ 1921 का, एक हुआ 30 का, और एक उसके बाद 42 का, है ना। तो 1921 और 30 दोनों आंदोलनों में तो डॉक्टर हेडगेवार शामिल हुए, और 42 में वो शामिल होते कैसे? 40 में तो देहांत हो चुका था। तो जो लोग कहते हैं वो वास्तव में इतिहास को ना जानना चाहते हैं ना जानते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं उसके साथ में। पहला जो जिस समय ये 1921 वाली बात हुई, तो उस समय पर वर्धा से पुसद तक जब डॉक्टर साहब जत्था लेकर चले, वहाँ तक जाते 200-300 लोगों के साथ चले थे। जिस समय पुसद पहुँचे उस समय 10,000 से ज़्यादा लोग थे उनके साथ में। और बाद में आज लोग भूल जाते हैं, नागपुर का वेंकटेश सभागार है, उस सारे आंदोलन में भाग लेने के कारण एक बार 9 महीने, एक बार 1 साल, ऐसे 2 बार उनको जेल हुई। और जेल से जब डॉक्टर साहब छूट के आए, नागपुर में वेंकटेश सभागार के बाहर उनका स्वागत हुआ। स्वागत करने वाले लोगों में कौन थे? कांग्रेस के पितृ पुरुष मोतीलाल नेहरू खुद वहाँ थे, विट्ठल भाई पटेल वहाँ पर थे, हकीम अजमल खां वहाँ पर थे। ऐसे सारे लोग डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे थे जी। और इसी तरह से आगे जो गांधी जी की बात लोग करते हैं, गांधी जी को बड़े फैशनेबल तरीके से एप्रोप्रिएट करने की यहाँ राजनीति में एक होड़ है। कुछ लोगों के लिए गांधी जी का नाम और कुछ लोगों के लिए गांधी जी का काम। तो गांधी जी जो गड्डी पे छपे हुए हैं वो नहीं है, जो मन में उनके काम का भाव है। संघ के काम में आपको राम मिलेंगे, जो गांधी जी के साथ राम राज्य की बात आती है, आज भी राजघाट पे हे राम लिखा हुआ है। गोरक्षा की बात आती है, स्वदेशी की बात आती है, ग्रामीण स्वावलंबन की बात आती है। ये सारे काम कर कौन रहा है? ये सारे काम अस्पृश्यता उन्मूलन का, समरसता का सबसे बड़ा काम कोई कर रहा है तो संघ कर रहा है। और गांधी जी खुद 2 बार वर्धा में जमनालाल बजाज जी के साथ थे, 1934 की बात है। वो वहाँ से संघ का काम देख कर आए। पूछा कि ये लोग जो खेल रहे हैं, खा रहे हैं साथ साथ, क्या जाति है? कि इन सबको आपस में एक दूसरे की जाति नहीं पता जी। गांधी जी प्रसन्न हुए। संघ ने वो कागज नहीं संभाल के रखा होगा, मगर खुद गांधी वांग्मय में गांधी जी बताते हैं, जब 1947 में वो दिल्ली में आए, यहाँ की वाल्मीकि बस्ती में आए, तो उन्होंने दोबारा से संघ की शाखा का साक्षात्कार किया, कुछ लोगों को बुलाया और फिर उसमें लिखा कि जिनका ध्येय पक्का है, जिनका संकल्प पक्का है, जिनका ज्ञान अच्छा है, वो लोग सफल होंगे, यशस्वी होंगे। गांधी जी सीख भी देते थे, गांधी जी प्रेज भी करते थे। कागज संघ का संभालने का ना स्वभाव था ना कुछ, मगर खुद गांधी जी अपने वांग्मय में लिख गए, 79 जो उसका वॉल्यूम है, उसमें लिखा है कि गांधी जी वास्तव में कुछ लोगों के राजनीति के बिल्ले के तौर पर सजाना चाहते हैं, मगर कुछ लोगों के काम में उनके मन में है। जी, जाहिर तौर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्य थे उसको गांधी जी ने भी उसकी प्रशंसा की, उसकी शाखाओं को करीब से देखा, काम को देखा, और संघ और गांधी जी का जो रिश्ता था वो हमें आज भी कई रूपों में देखने को मिलता है, वैचारिक रूप में भी और काम में भी। लेकिन शेषाद्री जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि भारत विभाजन, जिस विभाजन विभीषिका की हम बात करते हैं, वो भी उसी दौरान इस देश ने देखा, इस देश ने भोगा। उस समय संघ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर 100 साल की हम बात कर रहे हैं तो विभाजन विभीषिका को यह देश भूल नहीं सकता है, हर साल याद करता है। संघ की भूमिका क्या थी, कैसे देखते हैं? देखिए, विभाजन के बारे में कई थियरियां हैं, कई संकेत हैं। विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी विषयों के बारे में काफ़ी चर्चाएं अभी तक हुई हैं, अभी आगे भी होंगे। संघ नहीं चाहता था कि विभाजन हो, परंतु उस समय संघ की इतनी ताकत नहीं थी कि वो विभाजन को रोक सके। संघ ने और संघ के उस समय में जो लोग कार्यक्रम करते थे, संघ के साथ जो लोग थे, उन सभी लोगों ने, जैसे इस देश के अन्य सामान्य लोग थे और अन्य संगठन थे, वो भी उस समय कांग्रेस के जो नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम को आगे से लीड करने वाले जितने लोग थे, उन्हीं लोगों के कहने पर जाते थे। और उस समय अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वाइविसेक्ट मी बिफोर वाइविसेक्टिंग इंडिया, मतलब मेरे शरीर के टुकड़े पहले करो फिर देश का टुकड़ा करो, इसलिए हम विभाजन नहीं होने देंगे, ये महात्मा गांधी ने स्वयं कहा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि स्वर्ड्स विल बी मेट विद स्वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि विभाजन आप धमकी दे के ले सकते हैं। अगर आप विभाजन के लिए लड़ेंगे तो विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये सरदार पटेल ने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इट इज़ अ फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये विभाजन के बारे में कहा था। जब ऐसे लोग कहते हैं कि इस देश का विभाजन नहीं होगा तो लोगों को लगता था कि नहीं होगा, परंतु अचानक कुछ ऐसे चक्र बदला, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि हमारे सामने देश की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आगे चलकर क्या क्या करनी चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी हम नहीं कर पाए, उस समय किया नहीं। इसलिए हमें चाहिए था कि उस समय स्ट्रैटेजी करें, हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार विभाजन हो गया तो उसे हमें परमानेंटली विभाजन मान लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका अनलमेंट, उसका उल्टा करना, उसको ठीक करना, ये एक देश के सामने एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए भी कुछ लोगों को काम करना होगा, देश को काम करना होगा, देश के लोगों को काम करना होगा। ये संघ की विचारधारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका उल्लेख किया, अपने कार्यक्रम में उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी ने कि विभाजन के समय भी संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर लोग आए थे उनको संभालने का काम किया, समाज और राष्ट्र को बनाने का काम किया। और 84 के दंगों का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिखों की जीवन रक्षा में भी संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घरों में शरण ली थी जिस समय दिल्ली में दंगे हो रहे थे 84 के। लेकिन हितेश जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि मेरे पास समय की भी सीमा है, क्योंकि अक्सर तिरंगे को लेकर सवाल उठता है कि तिरंगा क्यों नहीं अपनाया या भगवा क्यों। एक बड़ा सवाल ये रहा है, इसे आप कैसे देखते? मैं दोनों चीज़ों को बता देता हूँ। पहले तो जो विभाजन हुआ, पंजाब रिलीफ कमेटी उस समय बनी थी, नेताओं का मुझे पता नहीं, मगर संघ के जो शीर्ष नेतृत्व था, श्री गुरु जी, वो लाहौर की गलियों से जाकर उस समय, जिस समय दंगे चरम पर थे, बिल्कुल दंगाई खुले घूम रहे थे, उनके बीच में से परिवारों को बचाकर भारत लाने का काम वीके मल्होत्रा जी, अभी अभी उनका दुखद देहांत हुआ है। वीके मल्होत्रा जी गुरु जी के साथ थे। तो आप ये देखिए कि एक संगठन का शीर्ष नेतृत्व वहाँ फंसे हुए परिवारों के बारे में, उन सिखों के बारे में, उन महिलाओं और बच्चों के बारे में चिंतित है और खुद उनके बीच में जाकर उनको लेकर आने का काम किया। दूसरी बात, ये तिरंगे वाली बहुत दिलचस्प है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संघ ने तिरंगा अपनाया नहीं अपनाया, ये विषय उठाने वालों को ये प्रश्न जरा ठीक से पूछना चाहिए। वो राजनीतिक चश्मे से पूछते हैं तो यहीं से आपको पता है कि कांग्रेस भी कभी भगवा ध्वज अपनाती थी, अधिवेशन में लगाती थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये 1905 का जो अधिवेशन था, 1906 का, भगिनी निवेदिता ने एक ध्वज बनाया था, अधिवेशन में लगा था, भगवा ध्वज था और उस पर पीले रंग का वज्र का चिन्ह बना हुआ था। वो कांग्रेस के अधिवेशन में लगा था। उसके बाद सबकी सहमति थी। उसके बाद में एक झंडा कमेटी बनी कि इस देश का झंडा कैसा होना चाहिए। उस झंडा कमेटी में कौन था? नेहरू जी थे। उस झंडा कमेटी में कौन था? मौलाना आज़ाद थे। कन्वीनर कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे, मास्टर तारा सिंह थे, ये सारे लोग थे, मौलाना आज़ाद भी थे इसमें। तो ये सारे लोगों ने मिलके जो बताया कि इस देश का झंडा, इस देश का भाव किस में प्रकट होता है, तो खुद कांग्रेस ने वो किया था कि वो भगवा ध्वज था। फिर एक पिंगली वेंकैया, 1921 की बात है, आंध्र का एक युवक एक झंडा लेकर आता है, वो लाल और हरे रंग का झंडा था, गांधी जी को दिखाया, गांधी जी ने कहा इसमें सफ़ेद झंडा रंग और जुड़ना चाहिए। उसके बाद ही जब विवाद हुआ तो ये झंडा कमेटी बनी थी। बाद में प्रश्न ये भी आता है कि जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया, मौलाना आज़ाद ने स्वीकार किया, पट्टाभी सीतारमैया, मास्टर तारा सिंह ने किया, वो झंडा कमेटी का झंडा गया कहाँ? उसे खारिज किसने किया इस देश के झंडे को? तिरंगा आया और 1947 में ही संघ के मुख्यालय पर तिरंगा लहराया गया। और 1963 की बात मैं करूंगा, अभी कुछ लोगों को उसके चित्र मिल जाएंगे, मैंने देखा है, उसमें ये संघ का ध्वज नहीं है उनके हाथों में, आयताकार ध्वज उसमें भी दिख रहा है। 1963 की जो परेड है उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों के हाथ में तिरंगा झंडा है। तो उस समय सावरकर ने अपने घर पर दोनों झंडे लगाए थे, संघ ने दोनों झंडों का सम्मान किया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सरसंघ चालक जी झंडा लहराते हुए दिखेंगे, दत्ता जी के या पहले भैया जी के चित्र मिलेंगे, और आपको तिरंगे के लिए एक प्रेम दिखाई देगा संघ में।
तो जो लोग आधी अधूरी बात करते हैं उन्हें इसका झंडा, जो भारतीय झंडे का इतिहास है, भारत में झंडे के लिए भावना है, उसको समझना पड़ेगा, एकेडमिक तरीके से समझना पड़ेगा, ऐतिहासिक रूप में समझना पड़ेगा और राजनीति की धाराओं से बाहर आके समझना पड़ेगा। तब पता चलेगा राष्ट्र ध्वज क्या होता है और राष्ट्र प्रेम क्या होता है। जी बिल्कुल शेषाद्री जी, अगर मैं समझना चाहूँ आपसे कि संघ का जो भविष्य पथ है वो क्या है, आगे का जो रास्ता है, 100 साल की यात्रा है, देशभक्ति से भरी है, सेवा से भरी हुई है। अगर मैं बताऊं तो एक लंबी सूची है कि किस तरह संघ ने अलग अलग चरणों में इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है। हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, लेकिन आगे का जो भविष्य पथ है वो क्या है? देखिए, संघ ने कोई टाइमलाइन नहीं रखा है। संघ ने ऐसा नहीं कहा कि बस 100 साल होने के बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, हमारा काम पूरा हो गया। क्योंकि संघ का काम तब पूरा होगा जब संघ की प्रार्थना में जो संघ के स्वयंसेवक कहते हैं परम वैभवम नेतिमे तत्सराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए जो 2 प्री कंडीशन रखे हैं वो भी हमने पूरा करना है। इसीलिए इन 2 प्री कंडीशन को पूरा करके संघ का जो ध्येय है उसको पूरा करना, और ये संघ का कार्य है। इसीलिए इसका टाइमलाइन ऐसा नहीं कि 100 साल पूरा हो गया तो अभी हम अपना काम बंद कर देंगे। तो संघ जो है वो अपना ध्येय प्राप्ति के लिए जब तक काम करना होगा, जब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक संघ के काम चलता रहेगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी मंत्र और तंत्र के आधार पर संघ का काम चलता रहेगा। जी, जो संघ का भविष्य पथ हितेश जी वो क्या है? और दूसरा एक सवाल और रह जाएगा जो मैं जानना आपसे चाहता हूं, क्योंकि आधी आबादी की हम लोग बात करते हैं, महिलाओं की भूमिका की बात आती है, संघ और महिलाओं का जो संबंध है जिसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, किंतु परंतु जैसी बातें कही जाती हैं, इन 2 मुद्दों पर क्या कहना है आपका? जो लोग बिना किसी पुस्तक को पढ़े उसकी समीक्षा करने का दम भरते हैं वो ऐसी बातें कह सकते हैं। पुस्तक पढ़नी हो तो पन्ने खोलने पड़ते हैं, संघ को समझना हो तो संघ के शाखा के पास आना पड़ता है। प्रतिनिधि सभा में अभी महिलाएं मैंने खूब देखी, वहाँ पर समन्वय बैठक जो थी वहाँ पर भी महिलाएं थी। अगर आप कहो कि एग्जैक्टली इस जगह पर महिलाएं क्यों नहीं है, तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी एशिया कप हुआ है, उस दिन जब मैच हो रहा था तो उस मैच में टीम में महिलाएं कहाँ थी? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय क्रिकेट टीम महिलाओं की विरोधी है। महिलाओं की क्रिकेट टीम अलग है। तो इसीलिए जहां पर रोज खेल होना है, जहां पर संघर्ष होना है, जहां प्रतिस्पर्धा होनी है, वहां पर जैसा एक क्लासिफिकेशन होता है किसी भी सोसाइटी में होता है, उसी तरह का है संघ में। मगर जहां मिल बैठ के काम करने वाली बात हो, वहां पर जितने स्वयंसेवक हैं उनके साथ उनकी उतनी बहनें हैं, उतनी उनकी माताएं हैं। और अभी तो विज्ञान भवन में इसका बहुत अच्छा उत्तर सरसंघ चालक जी ने खुद दिया है। बाहर उसके विश्लेषण की गुंजाइश ही नहीं बचती, बहुत स्पष्टता से वो उत्तर वहां पर आया। जी बिल्कुल, भविष्य पथ की बात। जी, ये संघ का जो कार्य है वो किसी एजेंडा के साथ नहीं चला, वो संकल्प के साथ चला है। विवेकानंद जी ने जो रास्ता बताया, शंकराचार्य जी ने जो किया, इस देश को एक करना। और संघ का भविष्य पथ यही है कि संघ समाज में एक संगठन के तौर पर बड़ा नहीं होना चाहता, इस समाज का संगठन, पूरे समाज को यूनाइट होकर हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी जब पूरा समाज ही संघ हो जाएगा तो फिर शायद अलग से संघ की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। यही संघ का भविष्य पथ है। और ऐसा ही दृष्टि संघ के संस्थापकों की भी थी। पूरा समाज एकत्रित हो जाए तो फिर अलग से संगठन की आवश्यकता नहीं है। ये सारा समाज ही वो काम करेगा जो संघ ने जिसकी कल्पना की है, जिसका चित्र मन में संजोया। जी, जाहिर सी बात है 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत में अहम भूमिका निभाई है। बात चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, व्यक्ति निर्माण की हो और राष्ट्र निर्माण की हो, संघ की भूमिका हर जगह देखने को मिली है। हितेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शेषाद्रिचारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।